मुख्य विषय है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की वित्तीय स्थिति पर। लेकिन आज क्योंकि हमारे चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में पहले जिन बच्चों पर लाठियां मारी गई थी, जिनके साथ अन्याय हुआ था बर्बरतापूर्ण, पुलिस से फालतू भी भयंकर तरीके से मारी गई थी। और उसके बाद छात्र और साथ में सभी संगठनों ने डट के इसका विरोध किया था। लंबा संघर्ष चला। उसके बाद सरकार ने मंत्रियों की कमेटी बना दी और उसके बाद अल्टीमेटली फैसला भी हुआ। लेकिन उस फैसले में उन विद्यार्थियों के साथ धोखा किया गया। सबसे पहली बात तो ये थी, सीधा वाइस चांसलर का उसमें नाम आ रहा था कि वाइस चांसलर लाठियां बरसाई है और सारी की सारी चीज़ें जो है उसकी हाजिरी में हुई है, इसलिए उसको छुट्टी पर भेजा जाए और एक कमेटी बनाई जाए इंडिपेंडेंट, जो निष्पक्ष होकर और जांच कर सके और उसके बाद कार्रवाई की जा सके। साथ में यह भी हुआ था कि जिन बच्चों पर नाजायज मुकदमे दायर किए गए हैं उनको भी वापस लिया जाए और जो दोषी लोग हैं जिनका एफआईआर में या कंप्लेंट में नाम है उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी तरह कई बातें और हुई, सरकार ने मान ली थी। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, इसके बाद जो है कोई इन डिफ़ॉल्ट से जमानत पर आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो मैं इस बात की सरकार की निंदा करता हूं कि ऐसे धोखेबाजी कम से कम छात्रों के साथ उनको नहीं बरतनी चाहिए। ये छात्र आम यूनिवर्सिटी या आम कॉलेज के छात्र नहीं है, ये कृषि विश्वविद्यालय के छात्र हैं। और कृषि विश्वविद्यालय अकेला अध्ययन का ही नहीं है, रिसर्च का भी बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत बड़ा वाइट रिवोल्यूशन और ग्रीन रिवोल्यूशन में जो है भूमिका निभाई है। देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कृषि विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट ने किया है। तो इस बात में कहना यह चाहता हूँ कि जो वायदा किया था उस वायदा को सरकार पूरा करे, न कि अब जो छात्र धरने पर बैठे हैं और दूसरे संगठन आ रहे हैं इनके खिलाफ जो है आप करो, उनको उठाने का प्रयास करो, उनको दबाने का प्रयास करो, वो बिल्कुल ही गलत होगा। इससे क्या होगा कि और बढ़ेगा विरोध। इसलिए मेरी सरकार से यही डिमांड है कि तुरंत कार्रवाई करे उन वायदे जो निभाए थे। अब मैं जो मूल विषय आज का है, मैं पिछले दिनों से यूनिवर्सिटीज़ के बजट पढ़ रहा हूँ। पहले मुझे चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी का बजट मिला था और मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें देखी और उसके बाद मैंने अपना जो अनुभव किया वो मैंने वहाँ बता दिया था सरसा में। अब मुझे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का बजट मिला है और इसको स्टडी करके और आपके सामने आज का मुख्य मुद्दा मेरा यही है जिसको मैं लेकर आया हूँ। अब गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो है आज की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये 4th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की 4थी यूनिवर्सिटी है। और गुरु जम्बेश्वर महाराज के नाम से ये यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था इस यूनिवर्सिटी का। गुरु जम्बेश्वर महाराज जो है भगवान विष्णु के अवतार थे और सबसे बड़े जो है आप आज जो चल रहा है एनवायरनमेंट का मुद्दा, पर्यावरण का मुद्दा, सबसे बड़े पर्यावरणविद थे। तो इसलिए एनवायरनमेंट के लिए जो न्यू एमर्जिंग एरियाज आगे बढ़ रहे थे, एनवायरनमेंट का बढ़ रहा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बढ़ रहा था, मैनेजमेंट का बढ़ रहा था, इन विषयों को लेकर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। अब ये यूनिवर्सिटी बहुत कुछ करने के बाद, बहुत उपलब्धि प्राप्त करके, बहुत साइंटिस्ट पैदा किए हैं, बहुत रिसर्च स्कॉलर्स पैदा किए हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं।
उसके बाद आज जो स्थिति आ गई यूनिवर्सिटी की, बहुत बुरी स्थिति हो गई है, वित्तीय स्थिति। और उसके लिए जिम्मेवार जो है, मैं नंबर 1 सरकार को मानता हूं और नंबर 2 यूनिवर्सिटी प्रशासन को मानता हूं, जिन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि यूनिवर्सिटी का अपना भविष्य जो है वो स्टेक पर आ गया, रिस्क पर आ गया है, सर्वाइवल रिस्क पर आ गया है कि कैसे सर्वाइव करेगी यूनिवर्सिटी। मैं आपके साथ वो बातें शेयर करना चाहता हूं। जब मैंने बजट पढ़ा गुरु जम्बेश यूनिवर्सिटी का, अनुमानित बजट आता है, ये स्टेट का भी आता है, यूनिवर्सिटीज का भी आता है, 2025 और 26 का, तो मुझे पता लगा कि यूनिवर्सिटी का इस साल में 294 करोड़ और 92 लाख का बजट डेफिसिट होगा इसी साल, जो पूरा होगा जो साल ये। अब जिस यूनिवर्सिटी की टोटल रिसीट्स है 194.11 करोड़, टोटल रिसीट्स 194.11 करोड़, यूनिवर्सिटी की इंटरनल रिसीट्स होती हैं, दाखिला वगैरह और इस चीज़ों की, और फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट की मदद होती है, फिर सेंट्रल एजेंसी यूजीसी वगैरह की मदद होती है। सारी मिला के ये 194 करोड़ और 11 लाख रुपए है टोटल रिसीट्स। और खर्चा जो है टोटल वो है 415 करोड़, जो एस्टिमेटेड यूनिवर्सिटी ने बनाया है बजट, उसमें है ये दिया हुआ। और मैं आपको बजट एट ए ग्लांस जो यूनिवर्सिटी का है वो भी आपको सबके जो है मेल पर भेज दूंगा, या प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज का जो विषय है उस पर मैंने जो चर्चा कर रहा हूँ आपसे, वो लिखित में भेजूंगा साथ में, और आपको बजट एट ए ग्लांस भी आपको भेजूंगा, जिससे कि आप खुद जान सके क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर। पिछली बार 2023-24 में, एक साल पहले, मतलब पिछला साल छोड़ के पहले, सरकार ने, हरियाणा सरकार ने ग्रांट एड दी थी, ग्रांट इन एड 140 करोड़ रुपए की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को। और इस साल ग्रांट इन एड तो 2 साल हो गए बंद हो रही है, लेकिन लोन दे रहे हैं, और वो लोन है 95 करोड़। 45 करोड़ तो सीधा इस सरकार ने कम दे दिया, जबकि 2 साल के बाद बढ़ना चाहिए था। तो मैं सरकार का बहुत बड़ा इसमें दोष मानता हूं। केवल काम सरकार का ये नहीं होता कि यूनिवर्सिटी बना दी और छोड़ दिया। उन यूनिवर्सिटी को चलाना, उन यूनिवर्सिटी का सर्वाइव करना, ये यूनिवर्सिटीज कॉमर्शियल यूनिवर्सिटीज नहीं है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है कि यहाँ बच्चों से मन मर्जी के आप फीस ले लेंगे, बच्चों से मर्जी के आप और मतलब चीज़ें ले लोगे, नहीं। ये तो बनाई गई है आम आदमी, आम बच्चों के लिए, ताकि गरीब घर के बच्चे भी जो है वो भी पढ़ाई कर सके कॉस्ट इफेक्टिव पर, मतलब कहने का कि कम कीमत पर। वरना तो यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट खुल रही है। लेकिन सरकार का काम ये था कि यूनिवर्सिटी जहाँ भी कोई फाइनेंशियल दिक्कत आती है तो यूनिवर्सिटी की सरकार पूरी करे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 194 करोड़ रिसीट है, ये IMS जी 194 करोड़ मैंने बताया, 11 लाख जो रिसीट्स है, ये तो जो वेतन है टीचिंग और नॉन टीचिंग कर्मचारियों के, और उनके साथ जैसे उनका पेंशन फंड के लिए, ग्रेजुएटी फंड के लिए सरकार को यूनिवर्सिटी को जमा कराना होता है, उसको भी मीट आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खर्चा है 205 करोड़ 72 लाख का। और मुझे बड़ी हैरानी हुई, यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग स्कीम चलती है, जैसे इन कैंपस स्टडी हो गई, दूसरी होती है डिस्टेंस एजुकेशन की हो गई, और तीसरी है सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम्स। अब सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम का मेन उद्देश्य क्या होता है कि यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियली बूस्ट करना, क्योंकि उनमें इनकम होती है, ताकि यूनिवर्सिटी को जो है वो इनकम ट्रांसफर हो सके।
लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम कि इस बार जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो राजस्व प्राप्ति होगी, वो 21 करोड़ और 11 लाख का होगा, और इस पर खर्चा 41 करोड़ 45 लाख का होगा। इसका मतलब है ये भी डेफिसिट में जा रहा है, एसएफएस, जबकि एसएफएस तो सपोर्ट करने के लिए होता है यूनिवर्सिटी को, इसलिए चलाई जाती है स्कीम। बैठ जाओ आप इधर, एक बार बैठ जाओ। इसमें मैं और एक बात कहना चाहता हूं, ये जो 294 करोड़ घाटा है, इसके अंदर 71 करोड़ और 21 लाख पिछले साल का घाटा भी शामिल है। इसका मतलब सरकार ने परवाह ही नहीं की कि पिछले साल भी यूनिवर्सिटी घाटे में जा रही है और अब फिर जा रही है। इससे नुकसान किसका होगा? पढ़ने वालों का और पढ़ाने वालों का, दोनों का नुकसान होगा, जिनका कि इसमें कोई कसूर ही नहीं है। पढ़ाने वालों लगाया गया, पढ़ाने काम के लिए लगाया गया है, और खर्चे बेतहाशा किस तरीके से कर रहे हैं। ये जो आउटसोर्सिंग है, इसका यूज करके 750 अनस्किल्ड लोगों को लगा रखा है आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू। यही पिछले 5-4 सालों में लगे हैं सारे, और बाद में सरकार ने इनको HKRN में डाल दिया, शिफ्ट कर दिया। ये कोई पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नहीं आए हैं कि स्टेनो के लिए आए हो, इंजीनियरिंग के लिए आए हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर आया हो, कोई और इस तरह का आया हो, टेक्निकल आए हैं, ये नहीं है। नॉन टेक्निकल अनस्किल्ड लोग हैं ये, और इन पर वजन आ रहा है यूनिवर्सिटी का 30 करोड़ और 10 लाख इसी साल। 30 करोड़ और 10 लाख भुगतने पड़ेंगे इनके लिए, जबकि स्किल्ड जो मुलाजिम है, कर्मचारी है, उनकी 209 पोस्टें जो सैंक्शनड पड़ी है वो खाली पड़ी है, आउट ऑफ सैंक्शनड पोस्ट। इसका मतलब स्किल वाला काम तो हो ही नहीं रहा वहां, वो तो खाली पड़ी है, काम सफर कर रहा है अल्टीमेटली। फिर यहां तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जनाब ने यूनिवर्सिटी में 71 ऐसे लोग लगा रखे हैं जिनका मैं तो नाम ही नहीं सुना आज तक। ऑनरेरी प्रोफेसर एडजंक्ट, ये मैंने देखा, इसका मीनिंग देखने का प्रयास किया। ये कहा है कि टिपिकली जो है इनको हायर किया जाता है पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर सम स्पेसिफिक कोर्स, और दूसरा लगा रखा है एमिरेटस, प्रोफेसर ऑफ एमिरेटस। बहुत कोई रिनाउंड प्रोफेसर रिटायर हो रहा है। ये पोस्ट नहीं है, ये उपाधि है, मानद उपाधि बोलते हैं इसको, ऑनरेरी। और ऐसे लोगों पर जो है ना, इनमें गेस्ट फैकल्टी भी आ जाती है। बहुत लोग ऐसे लगा रखे हैं, पार्ट टाइम लगा रखे हैं, कंसल्टेंट के रूप में लगा रखे हैं, एडवाइजर्स के रूप में लगा रखे हैं। ये सारा जो कंट्रेक्चुअल स्टाफ है, इन पर भी बहुत बड़ा खर्चा यूनिवर्सिटी का आ रहा है, और ये मर्जी से है, विदाउट एनी ट्रांसपेरेंसी। कोई रिटायर हो गया, कोई कहीं से उठा लिया, कोई कहीं से उठा लिया, मर्जी पर, कि लाट साहब की मर्जी पर मैं हूं, मैं मेरी मर्जी आज खर्चा करूंगा। और जो टीचिंग फैकल्टी है, जो कि बैकबोन है यूनिवर्सिटी की, 366 पोस्टें सैंक्शनड है। इसमें से सिर्फ 189 है जो फील्ड अप पोस्टें हैं, जो काम कर रहे हैं प्रोफेसर, बाकी सारी खाली पड़ी है।
इससे टीचिंग पर और रिसर्च पर दोनों पर को प्रभाव पड़ेगा। इसी तरीके से कोर्सेज जो हमेशा अपडेट किए जाते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो श्रोम यूनिवर्सिटी बनी थी, आज वो शायद वाइबल नहीं है। तो वाइबिलिटी फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है कि आज ओपन मार्केट हमारी देश की है वो क्या मांग रही है, सरकार क्या मांग रही है, प्राइवेट कंपनियां क्या मांग रही है और अदर सेक्टर्स क्या मांग रहे हैं। उनके हिसाब से कभी भी प्रयास नहीं किया गया और न करने की वजह से क्या हो रहा है कि काफी सब्जेक्ट्स में तो 80-90% सीटें खाली रही है। ये आप लोगों के थ्रू मुझे पता लगा और बाद में मैंने वेरीफाई किया है। और मैं आज मुझे मैं पता नहीं क्या ही कोई बड़ा तीर मार लिया होगा। एक मुख्य प्रशासक का बयान आ रहा था मैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया यूनिवर्सिटी के लिए, हमने बाहर से विद्यार्थी आएंगे पढ़ने के लिए, मंजूरी ले ली है। मंजूरी तो पहले ऑलरेडी है ही, इतने आओ चाहे कौन रोकता है, लेकिन उनको रखोगे कहाँ पढ़ाओगे, आपके पास कोई जगह तो नहीं है। और फिर जो कोर्सेज ऑलरेडी जिनमें एडमिशन हो चुके हैं, जिनकी पोस्टें खाली रह चुकी हैं, एडमिशन्स खाली रह चुके हैं, उसी का आज आप कह रहे हो हमने अप्रूवल मिल गई है। अप्रूवल का पीरियड होता है, जो ऑनगोइंग कोर्सेज मान लो 3 साल से चल रहे थे, तो दोबारा जो है आपको फिर काउंसिल से अप्रूवल लेनी पड़ती है। वो अप्रूवल आ गया, एडमिशन आपने ले लिए, दूसरा आदमी सोचेगा ये सीटें इतनी और आ गई होगी, आज उसको अखबारों में स्टेटमेंट देके छपा रखा है। कोई नई चीज नहीं है, जिनके ऑलरेडी एडमिशन हो गए या जो खाली रह गए उनकी जगह आप कर रहे हो। और जो ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन के वर्क है यूनिवर्सिटी में, तो हॉस्टल पर काम चल रहा है, कोई फैकल्टी की बिल्डिंग पर चल रहा है, कोई और चीज की चल रहा है, वहां भी उसकी रिक्वायरमेंट है इस साल के लिए उनको कंप्लीट करने के लिए। मैं नया काम नहीं कर रहा, उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट जो बजट में दिखाई गई है वो है 80 करोड़। अब बताओ ये पैसा कहां से आएगा? ऑलरेडी आप जो है इतने डेफिसिट में आ गए हो, तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और या अपने चहेते लोगों को मुख्य प्रशासक लगा रखे हैं और जो मर्जिया जो जिस तरीके से यूनिवर्सिटी का हाल बना रखा है, अगर यही चला तो मैं पहले कह रहा था, शुरू में स्टार्ट किया कि अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। सरकार को इसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए, सारी चीज की छानबीन करे कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है, ये फाइनेंशियल तौर पर यूनिवर्सिटी कहाँ जा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर कहाँ जा रही है, एजुकेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ जा रही है। और सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि पहले तो इसको खड़ा करने के लिए सरकार उचित फाइनेंशियल हेल्प तुरंत जारी करे। यूनिवर्सिटी से पता करके सारा अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे यहां, सबसे पहले तो पॉजिटिव काम करे कि फंडिंग दे यूनिवर्सिटी को, ताकि यूनिवर्सिटी ये जो प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है ये सरवाइव कर सके, आगे चल सके। और दूसरा कहना चाहता हूं कि विधानसभा की कमेटी बनी हुई है एमएलएज की ऑन एजुकेशन, उस कमेटी से और साथ में सीनियर ऑफिसर फ्रॉम अकाउंटेंट जनरल ऑडिट, एजी ऑडिट होता है हरियाणा का, जैसे सीएजी ऊपर होता है सेंटर में, तो हमारे भी यहाँ जो है एजी ऑडिट होता है। एजी ऑडिट और विधानसभा कमेटी दोनों से मिलके कमेटी को भेजिए, उनके साथ जो है एजी ऑडिट से सीनियर अधिकारी को भेजिए और इसकी इंक्वायरी कराए कि कौन दोषी है वास्तव में इसके लिए, ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मैं कोई अंधेरे में हाथ मारना नहीं चाहता कि आज इसको सस्पेंड कर दो, उसको हटा दो, उसको ये कर दो, वो कर दो। प्रॉपर वे में इसका ध्यान दे, वरना ये यूनिवर्सिटी बैठ जाएगी।
अब कोई आपने कोई चीज़ पूछनी हो तो। जी, पहले भी कहा था कि वायबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी, फिजिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। मेन बात तो ये है कोर्सेज के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें जो यूजी कोर्सेज भी डाल दिए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। एक तरफ कॉलेजों को एडमिशन खाली रह रही है सीटें। आज हमारी जो हरियाणा की सीटें हैं कॉलेजों में, जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस, उनमें आधे से ज़्यादा खाली पड़ी। और वही कोर्सेज जो है आप यूनिवर्सिटी को भी दे रहे हो। अब एक बार तो शुरू में तो अट्रैक्शन होगी, यूनिवर्सिटी की तरफ भागेंगे। दूसरी बार पता लगे खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो फिर वापस उन कॉलेजों की तरफ आएंगे। तो सरकार को जो है ना ठोस नीति बनानी चाहिए। इस तरीके से जो ये कोशिश करें न्यू एजुकेशन, ये न्यू एजुकेशन तो बेड़ा गर्क कर देगी। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, किसी को फायदा नहीं होना। मैं यही करूँ, खर्चा बढ़ेगा। उसके लिए आपको मैं यही कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को जो है ना जल्दी इसमें इंटरवीन करना चाहिए। मुख्य देखिए, मुख्य भूमिका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की होती है। वो आप देख लो कौन है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी यूनिवर्सिटी में, और कौन है, और कौन होता है? यही है, वाइस चांसलर होता है। मैं उसको घुमा रहा हूँ, वर्ड को उधर ले जा रहा हूँ भाई। ये पिछले, विशेष करके पिछले 3 साल में ज़्यादा खराब कर। एक तो सरकार ने हाथ खींच लिया, और दूसरी तरफ यह है कि आपने इस किस्म के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया हर यूनिवर्सिटी के अंदर, जिनको यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है किसी किस्म का, और वो मरबर्जी से भर्ती किए जा रहे हैं। अब इनको तो थोड़े दिन के लिए चार्ज दिया गया था CDLU का, 20 आदमी सिंपल एप्लीकेशन पर लेकर वहाँ अपॉइंट कराए। एक तरफ यूनिवर्सिटी बुरा होला बैंक्रप्सी की तरफ जा रही है, और दूसरी तरफ आप 20 आदमी भर्ती कराए। आप 71 आदमी ऐसे लगा रखे हैं रिटायर्ड आदमियों को, एडजुटेंट फलाना एमिरेट्स, हमने तो कभी ये चीज़ पढ़ी नहीं क्या होती है। एडवाइजर, इनके भी एडवाइजर होंगे, कंसल्टेंट, इनके भी नाम नए नए दे दिए, और ऐसे लोगों ने लगा रखा है। दोषी तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस दोषी की इंक्वायरी करके सजा दी जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है अपना बजट खुद जनरेट करो, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आप सीधा मतलब कहने का है कि सरकार एजुकेशन से अपने आप को छुटकारा चाहती है, जो कि दुर्भाग्य होगा देश का और प्रदेश का। ये इस यूनिवर्सिटी की हालत है या प्रदेश की जो मैंने 2 यूनिवर्सिटी देख ली है, श्योर देवलाल यूनिवर्सिटी देख ली है, उनके इससे बुरी हालत है। और पता बाद में मैं सोच रहा था शायद इस यूनिवर्सिटी की हालत ठीक हो, क्योंकि टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, एनवायरनमेंट की है, मैनेजमेंट की है, चीज़ें ऐसी कोर्सेज हैं जिससे कि शायद बचाव हो रहा होगा। लेकिन मुझे बहुत ये जानकर हैरानी हो रही। कुछ तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो सभी यूनिवर्सिटीज़ को अपना बजट जो है उनकी वेबसाइट पर हर आदमी के लिए अवेलेबल होना चाहिए, जो कि नहीं कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे जो है इन 2 यूनिवर्सिटीज़ का और मिला है। तीसरा शायद आज मेरे पास रोहतक का शायद आ जाए, अभी मैं सर्टन नहीं हूँ, आ जाए। यहाँ 2 यूनिवर्सिटीज और भी दे नहीं रहे हैं, इनका भी मांगा है मैंने। अब फिर अल्टीमेटली मैंने RTI डालनी पड़ेगी। अभी तक तो टेलीफोन पर बातें हुई है, मतलब क्यों छुपा रहे हैं? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। जब बजट आपका एक बार आपने पास कर लिया तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और मेरे जैसे आदमी को पता लगेगा। तो मैं तो ये चाहूँगा कि उनकी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ूंगा। अकेला यही नहीं है कि अकेला मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ लड़ाई लड़ूँ। वो तो है जो दोषी है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए मैं इंक्वायरी मांग रहा हूँ। और इंक्वायरी अकेले MLA कमेटी को नहीं है, वो भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है, विधानसभा कमेटी। लेकिन उसके साथ अकाउंटेंट जनरल जो हमारे हैं ऑडिट के हैं, उनके सीनियर अधिकारी की मांग रहा हूँ, ताकि एक एक चीज को देखे आगे क्या क्या गड़बड़ यूनिवर्सिटी कर रखी है।
इसका मतलब बेकायदियाँ, इसका मतलब है पोस्टिंग वगैरह में बेकायदियाँ की गई हो। जहाँ मैं बता दूं आपको, मुझे ये भी पता लगा है कि कुछ कोर्सेज के अंदर सीटें खाली पड़ी 80-90%, और उन्हीं में प्रोफेसर और नए अपॉइंट किए जा रहे हैं, जबकि जहाँ करने हैं वहाँ नहीं कर रहे। मतलब अपनी पसंद और नापसंद पर किए जा रहे, और कोई कानून नियम नहीं मान रहे। पिछले दिनों प्रोफेसर की भर्ती की थी, कुछ इधर से हाई कोर्ट का स्टे मिल गया था, उसके बावजूद आपने और उसको जो है ना ज्वाइन करा दिया। इतना बड़ा डेयर करते हो, अपनी डेयरिंग हो आप। अच्छा, पीछे क्लर्कों की भर्ती हुई थी, आप लोगों से पढ़ा है मैंने सारा। उस भर्ती में ना तो इन्होंने क्वेश्चन पेपर बाहर आने दिया और ना ही आंसर की बाहर आने दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप राजा की तरह काम कर रहे हो। इसका मतलब आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना सरकार देख रही इस बात को। इनके खिलाफ तो तुरंत इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि तुरंत इंक्वायरी होनी चाहिए, लिपापोती नहीं। जैसे एचओ में कर दिया, 3 प्रोफेसर किसी की ड्यूटी लगा दी, बोले कमेटी बन गई। दैट इज नॉट ए कमेटी। आपके कहने के मुताबिक ये जितने भी तथ्य आपने सामने रखे हैं, इसमें आपको सीधे सीधे आप सरकार को और शिक्षा मंत्री को, सरकार के शिक्षा मंत्री को कटघरे में खड़ा करना है। सरकार को एक मिनट, सरकार को शिक्षा मंत्री तो है ही हैं। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के मुख्य प्रशासक है, जिसको कुल सचिव बोलते हो आप, ये कटघरे में तीनों ही खड़े होते हैं। मेन तो यही है। और शिक्षा मंत्री का तो ये है कि उनको इस चीज का ध्यान ही नहीं है। वो तो आज मैं कुछ और पढ़ रहा था कि कॉलेजों को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे रहे हैं, ना राज्यपाल ध्यान नहीं। मैं ये आपने अच्छा याद दिलाया। आई वुड राइट टू राज्यपाल जी आल्सो, उनको भी लिखूंगा मैं। ये आपने याद दिला दिया, मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी ये बात। सर, एचयू जिक्र किया आई एक समझौता हुआ था छात्रों के साथ, जिसमें रणधीर पनियार जो नरवात विधायक शामिल थे, और उसने कमेटी बनाने की बात की कि सरकार कमेटी बनाएगी कुलपति के खिलाफ। लेकिन यहाँ कुलपति ने कमेटी बना ली है अपनी जांच के लिए। मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार जुम्मेदार है, 100% सरकार जुम्मेदार है। उसको या तो कमिटमेंट करनी नहीं चाहिए थी, कमिटमेंट कर ली तो उसको निभाना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि इनकी कमिटमेंट की आज तक तो कोई वैल्यू इन्होंने खुद ही नहीं रखी, इन्होंने कभी नहीं रखी, किसी मामले में नहीं रखी। इसमें क्या रखेंगे?